लास्ट क्लास में अगर बात करूँ, लास्ट क्लास में हमने धारा नंबर 14 तक के जो प्रावधान है वो पढ़ लिए। इसके आगे के प्रावधान आज हमको और पढ़ लिए। ठीक है, बिना कुछ लेट के स्टार्ट करते हैं धारा नंबर 15 से। समझो, धारा नंबर 15 क्या कह रहा है कि सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में और या फिर अपरिसीमित से परिसीमित में परिवर्तन की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें समझना। दायित्व का आपको समझ में आता है, दायित्व मतलब जो उनको कार्य सौंपे गए हैं, सोसाइटी का जो कार्य उनका ना नियम कानून के अंतर्गत आएगा। परिसीमित, परिसीमित का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिमिटेड। लिमिटेड, लिमिटेड देखो लिमिटेड क्या होता है, कोई भी जो सोसाइटी है उनका जो वित्तीय अमाउंट होगा, है ना, एक लिमिटेड फॉर्म में होगा, है ना, एक लिमिटेड तक ही वो सोसाइटी जो है काम कर सकती है, दायरे में काम करना होगा, वो आपको परिसीमित होगा। और अपरिसीमित मतलब ऐसी सोसाइटी जिसमें जो पैसे की लेन देन है उसकी लिमिटेशन नहीं हो, है ना, वो है आपका अपरिसीमित। तो क्या कहा जा रहा है, परिसीमित से अपरिसीमित में बदलना या अपरिसीमित से परिसीमित में परिवर्तन करना, ये भी किया जा सकता है। कैसे? संशोधन के माध्यम से। तो इससे पहले हमने पढ़ा है धारा नंबर 11। 11 पढ़ा है कि नहीं? धारा 11 जो है क्या वो कहता है, संशोधन। जितनी भी उपविधियां हैं सोसाइटी की, जितनी भी उपविधियां हैं उसमें संशोधन जो है उसके बारे में बताया गया है धारा नंबर 11 पे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत जितनी भी उपविधियां हैं धारा 11 के अंतर्गत संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिसीमित से अपरिसीमित में और अपरिसीमित से परिसीमित में परिवर्तन किया जा सकता है धारा नंबर 11 के अंतर्गत, जो कहता है संशोधन। तो संशोधन के माध्यम से ये चीज होगा और कोई उपाय इस पे नहीं है। ठीक है, पहला, ये पहला पॉइंट लिख लेते, चलो एक ही करके समझते हैं। दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ पर संशोधन के माध्यम से आप कह रहे हैं कि चेंजेस किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है उस फॉर्म को। लेकिन एक बात ये भी समझना कि जब तक रजिस्ट्रार, है ना, जब तक रजिस्ट्रार जो है, जो सोसाइटी का प्रमुख होता है, वो रजिस्टर में दर्ज ना कर दे कि ये संशोधन हो गया है, तब तक ये संशोधन जो है वो प्रभावशील नहीं होगा, है ना। और ये ऐसा कब करेंगे, रजिस्टर में दर्ज कब करेगा रजिस्ट्रार, जब वो संतुष्ट हो जाए कि जो संशोधन है वो लोक हित के लिए और जो सदस्य हैं उनके लिए आवश्यक है, तभी ये चीज हो। देख लेंगे। जब वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा तभी ये हो पाएगा। अब बात होती है किसकी, संतुष्ट, बात हो रही किसकी, संतुष्ट होने की। अब इसमें दो का चीजें आ जाएंगी, या तो वो संतुष्ट हो जाए और संशोधन जो है वो प्रभावित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, या दूसरा चीज वो संतुष्ट ना हो, है ना, दो कंडीशन हो। तो बात करते हैं संतुष्ट होने की, बात करते हैं संतुष्ट होने की। संतुष्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होंगी। अब देखो क्या होगा, किसी भी सोसाइटी के नियम कानून में अगर परिवर्तन कर रहे हैं संशोधन के द्वारा, तो प्रत्येक जो मेंबर है, प्रत्येक जो सदस्य है, उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा कोई सदस्य हो जिनको
इस परिवर्तन से, इस संशोधन से नुकसान हो या प्रभावित हो या प्रभाव पड़े, ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सूचना देना होगा और ये सूचना जो है वो 21 दिनों की होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य तथा किसी व्यक्ति वर्ग को परिवर्तन का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, और उन्हें 21 दिन पूर्व सूचना की जा चुकी हो। समझो इसको क्या कह रहे हैं ना, ये संतुष्ट कब होगा बोल रहे हैं कि जब प्रत्येक सदस्य को ये जानकारी सूचना के माध्यम से दे दी गई हो और सूचना कितने दिन पहले, 21 दिन पहले जारी हो गया और 21 दिन में जो सूचना मिलने के बाद जो व्यक्ति है उसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया गया हो, उसको सहमति कर दी गई हो या फिर उनके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया हो, ये दोनों चीजें होंगी तभी संतुष्ट माना जाएगा। तो पहला कंडीशन इसका, इसलिए कहा गया कि जो प्रत्येक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये उनके राइट्स में आ जाएगा। है ना, कोई भी संशोधन हो रहे, कोई भी चेंजेस हो रहा है नियम कानूनों में, है ना, दायित्वों में परिवर्तन हो रहा है, तो उनके जो सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य जो है उनको इसका, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये जरूरी मस्ट। अब देखो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन देखो एक साथ मिल रहे हैं, दोनों कंडीशन समझो, दोनों लगभग एक जैसा ही। अब इन दोनों को अगर मैं आधार लेके बात करूं कि दोनों की कंडीशन में अगर ये जो परिवर्तन की बात हो रही है उसके लिए प्रत्येक सदस्य जो है वो एग्री हो जाए, प्रत्येक सदस्य जो है वो एग्री हो जाए, है ना, या किसी भी तरह की आपत्ति ना हो, ये एक कंडीशन हो जाएगा, है ना, या 21 दिन तक उन्होंने कोई आपत्ति नहीं किया हो या कोई आपत्ति हुई और उसने क्या किया, अनुमति प्राप्त कर ली। आपत्ति होने पर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली, मतलब उनके बीच में समझौता हो गया हो, जो भी उनको दिक्कत है, जिस तरह के भी उनको यहाँ पर ऑब्जेक्शन था, उस ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी प्रबंध हो सकते हैं, वो उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अनुमति दे दी कि ठीक है आप इसे परिवर्तन कर लो, अब ये संतुष्ट माने जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन समझ लाना, एक कंडीशन तो यहाँ पे ये हो गया कि आपत्ति अनुमति दे दी है, अब दूसरा क्या हो रहा है कि मान लो कि उन्होंने जो भी परिवर्तन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, है ना, नियमों कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, उस पे अगर वो नहीं मानते, अपनी अनुमति नहीं देते हैं, तो उनको ये ऑफर किया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि आप चाहो तो अपना अंश लेके, अपना जो पैसा है ना, वो लेकर आप समझौता कर लो या दूसरी सोसाइटी में चले जाओ, है ना, क्योंकि आपने सोसाइटी किसी और उद्देश्य के लिए जो है अलग ज्वाइन किया हुआ था और यहाँ पर जो सोसाइटी में परिवर्तन किया जा रहा है शायद वो आपके लक्ष्य के लिए नहीं हो रहा है, तो आप अपनी जो धनराशि को कहते हैं अंश को वापस ले लें, अंश वापस ले, ये हो सकता है, या अपने हितों से संबंधित जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कर ले, है ना, कानूनी कार्रवाई कर ले, इसकी ये बात रख सकती है।
दूसरा कंडीशन ये भी समझना, इसमें एक सेक्शन ये भी है, इसको मैं ले लेता हूँ क, ये वाला जो सेक्शन है क, इसको समझना। अगर ये अंश वापस लेने की बात हो रही है, अब देखो वापस लेने की बात हो रही है, समझना जिस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया है, जिस व्यक्ति ने इसमें ऑब्जेक्शन किया है वो कर्जदार है, किसका? सोसाइटी का। सोसाइटी से उनको क्या करना है? पैसे वापस करने हैं, सोसाइटी को उनको पैसे वापस करने हैं। उन्होंने क्या किया है? कर्ज लिया हुआ है सोसाइटी से। ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर पहले देखा जाएगा कि जो अंश की राशि है वो समय पर वो दे रहा है कि नहीं, है ना? और साथ ही साथ अगर ये उनका लेन देन जो है वो सही माना जाता है, सही ढंग से, जिसे कहते हैं ना हम, जिस कर्ज लेते हैं सिविल, सिविल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर है, तब उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया है उस पे सहमति प्रदान की जाएगी और इस सारे तथ्यों को वापस से देखा जाएगा और उसकी अनुमति लेने के बाद ही जो परिवर्तन है वो माना जाएगा, है ना? तो लेनदार सदस्यों के लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि उसको रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और उसके आधार पर ऑब्जेक्शन को देखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्शन है वो सही है या नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि स्वाभाविक खुद के लिए ही ऑब्जेक्शन कर रहा है और दूसरों को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं है। क्लियर? इतना आपको याद रखना है 15 पे। धारा 16 क्या कह रहा है? सोसाइटियों का पुनर्गठन। अब देखो पुनर्गठन आपको एक वर्ड समझ में आता है? सोसाइटियों का पुनर्गठन मतलब हो सकता है सोसाइटी जो है एक से दो, है ना, दो या दो से अधिक सोसाइटी आपस में मिलकर जो है एक नई सोसाइटी का गठन कर लीजिए, पुनर्गठन चलाएगा, या टुकड़ों में विभक्त हो जाए और नया सोसाइटी का गठन कर ले तो भी क्या होगा? सोसाइटी जो है ना पुनर्गठन माना जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या हो रहा था? सोसाइटी जो है वो सीट्स के आधार पे अलग अलग उपक्रम में डिवाइड हो जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा? मिलकर करेंगे। पुनर्गठन मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना, आपका समझते हो कि सरकार का पुनर्गठन हो गया, इलेक्शन में पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो अब क्या करते हैं? गठबंधन की सरकार बना देते हैं, पुनर्गठबंधन। वैसे यहाँ पुनर्गठन की बात हो रही है किनकी? सोसाइटियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पुनर्गठन है ना, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। आपको एक एक फैक्ट को समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 16 जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही है, पूछा ही जाएगा। तो उस पुनर्गठन को ध्यान समझो, एक एक चीजों को। पहला, इस धारा में, धारा नंबर 16 की बात हो रही है, दो वर्ड्स यूज होंगे पूरे धारा जो 16 है उसमें दो वर्ड्स यूज होंगे। एक होगा आपका प्रभावित सोसाइटी, एक होगा प्रभावित सोसाइटी और दूसरा होगा परिणामी सोसाइटी। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता है प्रभावित और दूसरा है परिणामी। आपको पता है कि प्रभावित मतलब क्या होगा? अलग हो जाना, है ना? सोसाइटी से अलग हो जाना। जो हमारी उपधारा थी, उपधारा दो, उपधारा दो के अंतर्गत जितनी भी नियम कानून जो कहते हैं हम, इस एक्ट के अंतर्गत जो फंडामेंटल वर्ड्स होंगे वो है रीति, है ना? तो धारा दो के अंतर्गत जितनी भी रीतियां है, जितने भी नियम है, दायित्व है, उसके अंतर्गत अगर कोई नई सोसाइटी का गठन हो जाता है तो वो है ना, क्या करता है? उसके अंतर्गत सोसाइटी जो है उसके अंदर कोई नई सोसाइटी का गठन हो जाए, स्वयं गठन कर ले, तो क्या कहलाएगा? प्रभावित सोसाइटी कहलाएगा। जबकि परिणामी मतलब क्या होता है? जुड़ना। परिणाम मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ने से है यहाँ पे। सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी का मतलब जुड़ने से है। इस पे क्या हो जाएगा कि मान लो कि जो उपधारा दो है ना, उपधारा दो में हमने पढ़ा हुआ, इससे पहले वाला सेक्शन पे देखना जहाँ पे वर्गीकरण बताया गया है, उसमें क ख ग इस तरह से डिवाइड किया गया। तो दो, कोई भी दो या कोई भी जो उपधारा के अंतर्गत सेक्शंस हैं उनको जोड़कर अगर नई सोसाइटी बना दो, कोई भी दो
सोसाइटी को जोड़कर नई सोसाइटी बना दो तो क्या कहलाएगा आपका? परिणामी सोसाइटी कहलाएगी, परिणामी सोसाइटी कहलाएगी। ठीक है यहाँ तक? अब देखो दोनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए। अब ये देखो जो भी आपने पहले पढ़ा ना सब कुछ होगा। प्रभावित मतलब यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि सोसाइटी के अंदर जो है सदस्यों की मांग पर नया सोसाइटी जो है गठित हो जाएगा, यही होगा। और परिणामी मतलब क्या हो रहा है? दो सोसाइटी के शीर्षक जो है, दो शीर्षक आपस में मिलकर अगर नई सोसाइटी गठन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, उन्हें परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिणामी सोसाइटी होगी। तो ये दोनों वर्ड जो है धारा नंबर 16 में आपको बार बार दिखेंगे, आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें समझो, समझते हैं। समझो इसको, पुनर्गठन क्या होगा। देखो वर्ड जो होता है ना इस धारा में, जो पुनर्गठन है उसका मतलब क्या होगा? जो उपधारा हमारी इससे पहले हमको बताया पड़ा हुआ है, उपधारा दो में जो खंड है क के अधीन मिलकर बनी हो। उपधारा दो में खंड क के अधीन मिलकर बनी हो, ये एक तरीका है पुनर्गठन का। दूसरा, इसी के अंतर्गत, इसी धारा उपधारा दो के खंड क के अंतर्गत उनके आंशिक दायित्व या पूर्ण दायित्वों के साथ बनी हो तो भी क्या होगी? पुनर्गठन माना जाएगा। क्लियर? या जो सोसाइटी के जो दायित्व है उसमें विभाजन के उपरांत बनी हो, जो दायित्व है उनको बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया और इस तरह से पुनर्गठन कहा जाता है सोसाइटी का, तो भी हो सकता है। या जो इसमें वर्ग है सोसाइटी के अंतर्गत, जो वर्ग है तो कहते हैं हम उपस्थित वर्ग में परिवर्तन करके, उपस्थित वर्ग में परिवर्तन चेंजेस करके आप क्या करोगे? पुनर्गठन कहलाएगा। तो पुनर्गठन का डेफिनेशन जो है वो इस धारा में ये सभी चीजें आपको लेकर आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका इतना पहला पॉइंट में आपको इतना समझना है। धारा के अंतर्गत ये सारी बातें हो गई। दूसरी जो बात करते हैं सोसाइटी के साथ, कोई सोसाइटी, दूसरी जो बात हो रही है वो सोसाइटी को आधार बनाकर हम करेंगे। सोसाइटी, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी सोसाइटी जो है वो स्वयं को अन्य सोसाइटी के साथ मिला दे, स्वयं को अन्य सोसाइटी के साथ मिलाकर। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी को अगर मैं बात करूँ, सोसाइटी को आधार पर रख के बात करूँ तो स्वयं कोई सोसाइटी सोसाइटी जो है वो अन्य सोसाइटी के साथ क्या करे? मिल जाए और नया सोसाइटी का गठन कर ले तो भी क्या कहलाएगा? वो पुनर्गठन कहलाएगा। या अपने नियम कानून दायित्वों को, दायित्वों का आंशिक या पूर्ण आंशिक या पूर्णता के साथ मिलकर भी हो। कि अगर ये पूरी तरह से मिल गया तब भी, और आंशिक रूप से मान लो कि थोड़ा बहुत नियम कानून फेर बदल करके उनके साथ मिल गया, दोनों ने आधा आधा कानून अपना और आधा उनका, इस तरह से मिलकर वो एक सोसाइटी बना देते हैं तो भी क्या कहलाएगा? वो सोसाइटी का पुनर्गठन ही कहलाएगा।
या या जो सोसाइटी है, कोई सोसाइटी स्वयं को दो या अधिक सोसाइटी में विभाजित कर दे, दो या दो से अधिक सोसाइटी में विभाजित कर दे, तब भी क्या होगा, ये पुनर्गठन ही कहलाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट इसमें देखो, जो दूसरा हिस्सा ये है ना, उसी के अंदर और पॉइंट लिख रहे हैं, कोई सोसाइटी जो है उसका अगला हिस्सा, अगर कोई सोसाइटी अगर कोई सोसाइटी किसी अन्य वर्ग के, क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी किसी वर्ग के सोसाइटी के अधीन वर्गीकरण कर नया सोसाइटी का गठन कर, नया सोसाइटी का गठन कर, क्या कह रहे हैं, कोई सोसाइटी किसी वर्ग की सोसाइटी के साथ क्या करे, अधीन वर्गीकरण करके बट कर नया सोसाइटी गठन कर ले, तब भी क्या कहलाएगा, पुनर्गठन ही कहलाएगा। लेकिन इस तरह की जब पुनर्गठन की बात होगी, इसमें क्या हो रहा है, कोई एक सोसाइटी किसी वर्ग की दूसरे सोसाइटी के अधीन वर्गीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर जो पहला वर्ग है जो वर्गीकृत होना चाह रहा है, उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। जो भी उपस्थित है वह मत देने वाले सदस्य हैं उस सोसाइटी के, उनका 2/3 वोट जो है मतों के साथ बहुमत होना चाहिए, वो राजी होने चाहिए 2/3 लोग कि हाँ, इस तरह से वर्गीकरण कर हम दूसरी सोसाइटी के अधीन होना चाह रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, पुनर्गठन कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक? लेकिन जितने भी आपने अभी दो के अंतर्गत पढ़ा, एक के अंतर्गत पढ़ा, है ना, इस सोसाइटी पुनर्गठन में पहला और दूसरा पॉइंट दोनों बताया गया आपको। एक, जब धारा के अंतर्गत, धारा में, और दूसरा सोसाइटी में के अंतर्गत, ये कब तक प्रभावशील नहीं माना जाएगा, ये सभी जो है प्रभावशील नहीं माना जाएगा, या तब तक प्रभावशील नहीं माना जाएगा जब तक जो हमारे रजिस्ट्रार हैं वो अनुमोदन ना करे, परमिशन की बात होती है ना, वो जब तक उसको रिमार्क लिख के संतुष्ट नहीं हो जाते कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अंतिम जो है इसके पास ही होता है रजिस्ट्रार जो है, जब तक अनुमोदन ना करे। लेकिन एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो मैंने चीजें कहा, यहाँ पे जो मैंने चीजें आपको बताई है कि भाई यहाँ पे जो भी नियम आपको चेंज करना है, जो भी पुनर्गठन की बात हुई है, उसमें अंतिम निर्णय किसका है, रजिस्ट्रार का। लेकिन जब बात आती है सरकारी, सॉरी, सहकारी बैंक की, है ना, नोट करके लिख लेना, लेकिन सहकारी बैंक के मामलों में जो रिजर्व बैंक है, देखो रिजर्व बैंक सरकारी मामलों में रिजर्व बैंक के पूर्व लिखित पूर्व लिखित अनुमोदन के उपरांत ही रजिस्ट्रार अनुमोदन
दे सकते। अब देखो यहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो गया। थोड़ा जब बात आती है किसकी, सहकारी बैंक की, सहकारी बैंकों की बात आती है, सहकारी बैंक के अंदर जिला बैंक भी हो सकता है ना। सहकारी बैंक को जब मामला आता है तो यहाँ पे रिजर्व बैंक सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जब तक हम यहाँ पे आपको अनुमति ना दे लिखित तौर पे कि अनुमोदन ना कर दे कि हाँ ये जो संशोधन आपने है ना बताया है वो आप कर दो, अनुमति दे दो, तब तक ये अनुमोदन नहीं कर सकते। कौन, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जो यहाँ पर सेकेंडरी हो जाते हैं, पहले कौन आ जाएगा, केंद्र। अब देखो यहाँ पे केंद्र जो सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक आ गया ना। रिजर्व बैंक की देखो ये भी जो सोसाइटी है वो किससे, पैसों से संबंधित है, और रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक है, हर तरह के बैंक उसके अधीन आ जाता है। यहाँ पर रिजर्व बैंक का आना निश्चित है। ठीक। अब देखो एक और दो हो गए, तीसरा इसमें सब दो ना। ये तीसरा क्या है, उपधारा। 16 के अंतर्गत पहला उपधारा पहला और दूसरा को समझ लिए, तीसरा उपधारा। अब समझना तीसरा उपधारा पे क्या कहेगा। जो उपधारा 2 के अंतर्गत जितने भी प्रावधान थे, है ना, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई लोकहित का मुद्दा है और जो सदस्य है उनके लिए ये पुनर्गठन करना आवश्यक है, जरूरी है, तो वो क्या करेगा, इसके लिए पुनर्गठन का प्रस्ताव रख सकता है। ठीक। कब, जब रजिस्ट्रार को लगे कि उपधारा 2 के विधियों मतलब कानूनों से में पुनर्गठन, लोकहित एवं सदस्यों के अधिकार के लिए आवश्यक है। तो जो रजिस्ट्रार होगा तब वे स्वयं एक या अधिक विधियों में पुनर्गठन कर सकते हैं। देखो वापस से, जब रजिस्ट्रार को लगे कि जो धारा 2 के अंतर्गत जितनी भी रीति है, जो दायित्व है, नियम है, उसमें कोई पुनर्गठन करना जरूरी लगे, जो कि लोकहित का मुद्दा हो या सदस्यों के अधिकार से संबंधित हो, तो तब वो क्या करेंगे, स्वयं जो उनके अंदर की रीतियां होंगी उसको पुनर्गठन कर सकते हैं, उनके अंदर ये अधिकार हो जाएगा। लेकिन फिर से वही मामला आ जाता है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पुनर्गठन तो कर सकता है, पर वापस से फिर वही मामला आ गया कि सहकारी बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक आ जाएगा। रिजर्व बैंक से पूर्व लिखित अनुमति लगेगी, तब जाकर आप क्या कर सकते हो, मंजूरी दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्वयं के पास बस ताकत है, शक्ति है कि वो लगे तो अपने है ना चेंजेस कर सकता है। लेकिन वहां पर जब मामला आ जाता है सहकारी बैंक की, तब ये पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, रिजर्व बैंक के पास से आपको लिखित अनुमति लानी होगी, तब जाके आप इसको पुनर्गठन कर पाओगे। साथ साथ ये भी समझना कि अगर ये पूरे चेंजेस जो हो रहे हैं, अगर ये पूरे चेंजेस हम कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन में आदेश देने से पूर्व, है ना, परिवर्तन या पुनर्गठन, पुनर्गठन लिखिए, पुनर्गठन में अंतिम आदेश से पूर्व, है ना, अंतिम आदेश मतलब क्या हो रहा है, पुनर्गठन की अनुमति देने के पहले की बात हो रही है, पूर्व सदस्यों को सूचना देना जरूरी है। सभी सदस्यों को सूचना देना अनिवार्य, सभी सदस्यों को सूचना देना अनिवार्य है, पहला काम, है ना। और सूचना देने का मतलब ये नहीं कि बस आपने
जो है 21 दिन पहले सूचना दे दी और आपका काम खत्म हो गया। उनको क्या करना है, हर व्यक्ति विशेष को हर व्यक्ति विशेष को अपने जो राय है, अपनी बात रखने का मौका देना, अभिव्यक्त करने का मौका देना भी है। ठीक है, अवसर देने से ही है। अनिवार्य व अभिव्यक्ति की अवसर प्रदान करने से। ठीक है, ये उनका राइट है। और इस तरह से जब वो अंतिम आदेश देने से पहले उनको सूचना देंगे, उनकी बात अगर वो सहमत हो जाते हैं, अगर नहीं है तो अपनी बात रखेंगे और ये सभी कंक्लूजन में सभी सहमत हो जाते हैं और जो है तब जाकर क्या होगा, ये पुनर्गठन जो है वो प्रभावी होगा, अन्यथा नहीं। अब देखो, अभी तक आपने 16 का उपधारा 1, 2 और 3 देख लिया। बात करते हैं चौथे की, उपधारा 4। उपधारा 4 देखो, उपधारा 4 में क्या कहा है, इससे पहले जो उपधारा 2 और 3 है, उपधारा 2 और 3 जो है उसमें निर्देश के अनुसार, है ना, किसके निर्देश के अनुसार, रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार के निर्देशा अनुसार सोसाइटी का पुनर्गठन होगा। निर्देश मतलब क्या होगा, देखो ये पूरे जो पुनर्गठन होगा, आपको पता है कि रजिस्ट्रार जो है उसकी अनुमति लगनी है। तो पुनर्गठन के समय हर एक पहलू पर जो निर्देश होंगे वो किसका होगा, रजिस्ट्रार का ही होगा और उसके निर्देशानुसार ही पुनर्गठन का कार्य जो है वो पूरा होगा। अब देखो, इसमें एक चीज और करना है ना, एक उपधारा और आएगा। अगर मान लो कि जो उपधारा 2 और 3 है ना, उपधारा 2 और 3 के अंतर्गत किसी सदस्य को इस पुनर्गठन से प्रभाव पड़े, के अंतर्गत किसी सदस्य को प्रभाव पड़े। अब प्रभाव पड़ना मतलब कैसे, नकारात्मक में हो रहा है ना, कि वो नहीं चाहता किस तरह के हो या नहीं चाह रहा होगा या कुछ और दिक्कत होगी, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में आपको सूचना देना होगा सभी सदस्यों को कि भाई यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन हुआ है। तो समस्त सदस्यों को सूचना देना होगा, समस्त सदस्यों को सूचना देना होगा, सूचित करना होगा। ठीक, और उनकी उपस्थिति में जिस व्यक्ति विशेष को इससे प्रभाव पड़ा है ना, प्रभावित हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, विकल्प दिया जाएगा। प्रभावित जो व्यक्ति है उसे विकल्प दिया जाएगा, प्रभावित व्यक्ति को विकल्प दिया जाएगा। अब देखो विकल्प कैसे की होगी, उनको दो विकल्प मिलेगा, जैसे स्टार्टिंग में आपको परिभाषित बताया था कि वो परिणामी, पहला विकल्प ऐसा होगा कि वे परिणामी सोसाइटी के सदस्य बन जाए। परिणामी मतलब क्या हो रहा है, जो परिवर्तन करके पुनर्गठन करके नया जो सोसाइटी बनाया जा रहा है उसको बोल रहा है परिणामी, उसका सदस्य बन जाए या बन जाने के लिए हामी भर दे, है ना, एग्री हो जाए, पहला कंडीशन। या जो प्रभावित सोसाइटी है, प्रभावित सोसाइटी का मतलब जो पूर्व पहले जो है जिससे अलग विभाजित किया जा रहा है, जिसका वो हिस्सा है, से अंश की बात
जो उसका पूंजी है उससे वापस मांगे, अंश की मांग करे, या हित की मांग करे, अपने हित की मांग करे। ठीक है, दो तरह से है। अगर वो करता है तो मांग, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सुनवाई करना होगा, और उसको जब तक वो सहमत नहीं हो जाएंगे तब तक ये पुनर्गठन का जो कार्य है वो पूरा नहीं माना जाएगा। देखो बात हुई थी यहाँ पे विकल्प, है ना, कि विकल्प दिया जाएगा। दो तरह के विकल्प आपको बता दिए, परिणामी और प्रभावित सोसाइटी की बात होगी। प्रभाव परिणामी और प्रभावित सोसाइटी, है ना। लेकिन इससे बात होती है समय की। भाई ये सभी चीज हो रहा है ना कि आप या तो ऐसे हो जाओ या तो इस तरह के मोड में आ जाओ, परिणामी या प्रभावित सोसाइटी की तरह से काम करो, पर इसके लिए उनको दिया जाएगा 1 माह के कसम। दोनों के लिए ही जो है सदस्य जो प्रभावित व्यक्ति है उसको 1 माह का, तो 1 माह के समय के भीतर, 1 माह के समय के भीतर यूज करना होगा, है ना। 1 माह का समय दिया जाएगा, उसके बाद ये अधिकार उनसे स्वतः ही छीन लिया जाएगा। ऐसे यह समझा जाएगा कि भाई जो व्यक्ति है, अगर 1 महीने के अंदर किसी ने भी इसको नहीं किया, समझा जाएगा सभी के सभी क्या सहमत है, और पुनर्गठन का कार्य जो है वो प्रभावशील हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो 6 पॉइंट है उसको ऐसे लिख लो कि जो उपधारा 5 है, जो उपधारा 5 की बात हो रही है ना, के अंतर्गत समस्त जो पक्ष होंगे, के अंतर्गत समस्त पक्षों पर सहमति के उपरांत ही पुनर्गठन का कार्य होगा। क्या कहा जा रहा है, समस्त पक्षों की सहमति। इनमें जो उपधारा 5 के अंतर्गत हमने बात की थी, उनको 6 भी ये कह रहा है कि उनकी पूरी जब सहमत हो जाए हर तरह से, है ना, हर तरह से जब सहमति हो जाए सभी की, कोई भी पहलू छूटे ना, तब जाके क्या होगा, पुनर्गठन का काम होगा। 7वां, अब देखो जो भी अगर जो कि यहाँ पे सारा कुछ जो पुनर्गठन का पक्ष रखा गया वो समस्त पक्ष जो है सहमत हो गए। अब जो पुनर्गठन के बाद जो नवीन सोसाइटी बनेगी, पुनर्गठन के पश्चात जो सोसाइटी है ना, उनके पास, जिसको हम बोलते हैं परिणामी सोसाइटी, है ना, उसके पास संपत्ति, बात हो रही कौन कौन से अधिकार होते हैं, जिस तरह से सोसाइटी के पास होगी उस तरह से जो पुनर्गठन के बाद जो सोसाइटी बनेगी उनके पास जो समस्त अधिकार होंगे, जो रजिस्ट्रार को लगता है कि इनको मिलना आवश्यक है, मिलना चाहिए। वो संपत्ति का अधिकार जो है वो मिलेगा, शक्तियां जो है वो पूरी बराबर मिलेगी जैसे मिलनी चाहिए। जो अधिकार बाकी सोसाइटी को या शीर्ष सोसाइटी को होती है पुनर्गठन के बाद भी इनको प्राप्त होगा। उनके हित कर्तव्य जो है वो भी इनके साथ होंगी, और साथ ही साथ बात करें अगर बाध्यता आए कि कौन कौन से लिमिटेशन होने चाहिए जो बाकी सोसाइटी के लिए है, तो इनके लिए भी वो सारी चीजें समान ही होगी, इनको किसी तरह से पृथक नहीं रखा जाएगा। जो भी पावर होंगे इनको पृथक तौर पे, या क्या कहना चाहिए कि एक पूर्ण रूप से एक शक्ति के तौर पे ये पुनर्गठित सोसाइटी मानी जाएगी। लेकिन ये जो सभी होंगे वो किसको सही लगना चाहिए, जो रजिस्ट्रार के संबंध में आवश्यक लगे। अब देखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख के भी अधिकार को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया, है ना। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ये सभी चीजें उनको मिलने चाहिए तभी दी जाएगी, और रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई यहाँ पे इस चीज में थोड़ी सी कमी कर दी जाए, इस चीज पे थोड़ा सा, है ना, छूट देना देना हो, तो क्या करना होगा, वो रजिस्ट्रार के पास ये शक्ति रिजर्व रखी गई है अभी भी। क्लियर। अब देखो जो 7वें उपधारा में बात हुई थी
है ना, एक संपत्ति, उसको ही समझो। यहाँ पर संपत्ति की जब बात होती है तो भाई मालूम है कि नियम कानून जो है वो लागू होंगे। सोसाइटी जो संपत्ति का यूज जो है किस तरह से करेगा, उसका जो है ना, जमा जो है किस तरह से करेगा, किस तरह से उसका प्रबंधन उसको करना होगा, ये सब बात होती है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात होगी। संपत्ति अधिनियम 1882 या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन ही ये काम होगा। संपत्ति की जो भी बात हो रही है उसके अधीन ही ये समस्त शक्ति इनको दी जाएगी। दोनों के अंतर्गत क्या होगी, जो पुनर्गठित है सोसाइटी को संपत्ति संबंधित समस्त शक्तियां और दायित्व जो है प्राप्त हो। देखो ये ऐसा कानून बनाना भी जरूरी था कि संपत्ति से संबंधित जितने भी नियम होंगे सभी सोसाइटी के लिए बराबर हो, एक समान हो। उसके लिए ये बना दिया। अब इसमें अंदर में सारा जो है प्रावधान लिखा है कि पैसे का किस तरह से इस्तेमाल होना है, किस तरह से उसको ये प्रबंध करेंगे, तो सभी सोसाइटी के लिए बराबर ही होना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझते हैं जो 9वें पॉइंट समझाएगा। जैसे कि मालूम है कि पुनर्गठन का मतलब क्या होगा, कि दो या दो से अधिक सोसाइटी आपस में मिल जाए, दो या अधिक सोसाइटी आपस में मिलकर पुनर्गठन कहलाएगा, या विभाजित होकर पुनर्गठित होती है, पुनर्गठित होती है। तो समझना चाहिए क्या होगा कि मान लो कि अगर दो या अधिक सोसाइटी है ना, अभी पहले स्टार्टिंग में कैसी है, यहाँ पर दो तीन चार, मान लो चार सोसाइटी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि दो चारों सोसाइटी आपस में मिलकर पुनर्गठन करना चाहता है। जैसे अभी बैंक मर्ज होती है ना, सेंट्रलाइज बैंक, केंद्रीय बैंक, उस तरह समझो कि ये मर्ज होना चाह रही है ना। तो मर्ज होने का मतलब भी क्या होगा, ये क्या चाहती है कि अपनी जो सदस्यों की संख्या उसको बड़ा करे, जो कैपिटल है उसको बड़ा करना चाह रही होगी, क्षेत्र को बढ़ाना चाह रही होगी, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर चारों जो सोसाइटी है वो अगर मर्ज करती है, तो देखो ये चार सोसाइटी पहले की संख्या कितनी, चार थी, और ये मिलकर बाद में कितने हो गए, एक हो गए, है ना। तो अब ये क्या होगा, चारों को मिलाकर एक नया पुनर्गठन होगा और इसकी संख्या एक हो जाएगी। इसके लिए भी क्या लगेगा आपको, रजिस्ट्रेशन, है ना। इसलिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी जो कि नवीन होगी, पहला चीज समझो। और दूसरा, जो नया बना उसका नवीन तारीख पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि जो पुराना जो है उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब ये चारों जो है अलग अलग अस्तित्व में नहीं है। पहले से पहले क्या था कि एक सोसाइटी जो है वो अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग डेट पे हुआ, दूसरे का अलग डेट पे हुआ, तीसरे का अलग डेट पे, चौथे का अलग डेट पर रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन बाद में चारों के चारों मिलकर एक सोसाइटी बन गई। तो नया सोसाइटी जो एक बनी है यूनिट, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि पुराना जितने भी है उनको अलग अलग वाला जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और यही जो है बताता है आपका 10 में, 10 जो है वो इसी को कह रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 11वां समझो, 11 पॉइंट है ना। 16 धारा 16 का जो उप धारा है 11, उसको समझो। अब अगर बात करते हैं किसी भूबंधक बैंक, जहां कोई भूबंधक बैंक, क्या होता होगा भूबंधक बैंक, सोच के देखो। पहला चीज यहाँ पे जमीन, भू का मतलब और बंधक मतलब जो जब्त हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक भी होते हैं जो कर्ज की वजह से या फिर नहीं चला पाने की वजह से भी क्या होंगे, बंद हो जाते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं, है ना। तो जहां कोई बंधक बैंक किसी केंद्रीय
बैंक से मिलकर पुनर्गठित हो। समझो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब कोई भूबंधक जो बैंक है वो किसी केंद्रीय बैंक के साथ, किसी केंद्रीय केंद्रीय बैंक के साथ क्या हो, पुनर्गठित हो जा रहा, मिल जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना होगा कि जो भी दायित्व है, जो भी नई शर्तें नियम कानून होंगे ना, वो पूरा एज इट इज कैसा होगा, बंधक बैंक के समान ही होगा, है ना। वो जो दायित्व है, जो दायित्व है वे भूबंधक बैंक के समान ही होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्यों ऐसा हो गया कि भूबंधक बैंक इसका तो कोई रोल ही नहीं है, और एक केंद्रीय बैंक जो कि पहले से ही अच्छे से पब्लिक से चल रही है, इनके साथ इनका पुनर्गठन किया और वापस से फिर किसका नाम आ गया कि भूबंधक बैंक का। तो समझना यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर केंद्रीय बैंक को ही सारा काम करना होता, फिर सोसाइटियों का प्रावधान लेके आता है 1960 में। सोसाइटियों का प्रावधान इसलिए लाया गया है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी जो बैंकों के जैसे पूंजी मिलती है वो अपने स्थानीय लोगों से इकट्ठा कर सके, और वो पैसा कहाँ जाए, इस बैंकों में जाकर जमा हो, उनका रेवेन्यू बढ़ जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, डूबते को सहारा, समझते हो, डूबते को सहारा काफी। तो यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक की बात होती है, यहाँ पे भी एक परिभाषा होगी। जब आप धारा 2 के अंदर की परिभाषा पढ़ोगे ना, तो केंद्रीय बैंक का नाम आता है। तो केंद्रीय बैंक यहाँ पे जहां कहीं भी केंद्रीय बैंक का नाम आए, जहां कहीं भी केंद्रीय बैंक या जिला बैंक का नाम आएगा, वो केवल और केवल एक वित्तीय पोषी के तौर पे काम करेगा, है ना। ये क्या करेंगे, एक वित्तीय पोषी या पोषण के तौर पर कार्य करेगा। वित्तीय पोषण मतलब क्या होगा, अगर ये अबुबंधक बैंक जो है उसमें पैसे की जो है कैपिटल की वजह से यहाँ पे बंधक हुआ, तो क्या करेगा, उनको पैसे कैपिटल जो है, पूंजी जो है वो मुहैया कराएगा, और तत्पश्चात वापस से इसको कोशिश करेगा स्टेबल हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि ये भूबंधक बैंक ही रहेगा, जितने नियम कानून हो रहे हैं वो इसके तहत ही चलेंगे, ना कि जो भी केंद्रीय बैंक मिलकर से पुनर्गठन कर रहा है वो। क्लियर है कि यहाँ तक, क्लियर है। 16 इंपॉर्टेंट है ये सारे, और ये खत्म नहीं हुआ है अभी, आज खत्म करेंगे ही धारा 16 को, इसके जाना है। देखो 16 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 16 ऐसा नहीं खत्म हो गई, धारा 16 बड़ी है और इम्पोर्टेंट है, और अभी भी बचा हुआ है, तो अभी खत्म करके ही आज जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले। अब देखो 16 के अंतर्गत मैंने आपको पूरे उप धारा बता दी, नहीं 11, और किस तरह से वो काम करते हैं सारा कुछ बता दिया। अब समझना कि 16 का क इस तरह से एक अलग से प्रावधान किया जाए, 16 के क इस तरह से रखा गया है। 16 का जो है उसका शीर्षक समझना, सोसाइटियों द्वारा सहयोग, सोसाइटियों द्वारा सहयोग। अब देखो ये टाइटल आपको समझ में आ रहा है कि सोसाइटियों द्वारा सहयोग क्या होगा, समझना। देखो एक तो सोसाइटी द्वारा मतलब उनके द्वारा, और क्या करना है, सहयोग की बात बोल है ना। तो देखो सोसाइटी जो होगी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी, चाहे वो केंद्रीय उपक्रम हो या राज्य राज्य उपक्रम, या कोई औद्योगिक उपक्रम हो, औद्योगिक उपक्रम भी हो सकती है, या फिर कोई वित्तीय, अगर बात करूं इनको, केंद्रीय उपक्रम, राज्य उपक्रम या औद्योगिक उपक्रम, इनको कोई वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता हूँ, वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहती हूँ, या उनके प्रबंधन, मैनेजमेंट में सहयोग करना चाहते हो, तो कर सकेगी। आप देखो एक तरह से छोटा सा यूनिट है, सोसाइटी भी क्या होती है, छोटी सी बैंक होती है। आप देखना अपने आसपास सोसाइटी भी होती है, वो क्या करती है, दूसरी सोसाइटी को अगर मान लो कि वो फंड देना चाहती है या मैनेजमेंट में
कुछ पार्टिसिपेट करना चाहता है, फाइनेंशियली जो हेल्प करना चाहता है, दूसरी सहायता देना चाहती है, तो कर सकती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक बैंक के तौर पे काम कर रही है, सोसाइटी जो है काम कर रही है। ठीक है, ये उनका 16 का क में प्रावधान कर दिया गया। अब देखो 16 का ख जो है वो क्या कह रहा है, 16 का जो है वो बोलता है सोसाइटियों की भागीदारी। सोसाइटियों की भागीदारी, अब देखो वर्ड समझो पहले क्या है, टाइटल क्या है, सोसाइटियों मतलब यहाँ पे एक से अधिक सोसाइटी है, और उनकी बात हो रही है किसकी, भागीदारी, उनकी पार्टिसिपेशन। अब देखो क्या होता है कि जब सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन क्या होता है, मान लो कि जितनी भी सोसाइटी है उनका सामूहिक सम्मेलन हुआ, साधारण सम्मेलन हुआ, है ना, कह सकते हैं कि दो या अधिक सोसाइटी की साधारण सम्मेलन। तो एक बात बताओ, जैसे कि अलग अलग जातियों की अलग अलग सम्मेलन होती है, समाज का अलग अलग सम्मेलन होता है, उसमें सामाजिक लोग आते हैं। देखो एक सोसाइटी भी तो एक तरह का एक समाज ही है, जिसमें एक तरह के कार्य होते हैं। तो इनके लिए भी क्या होगा, एक साधारण जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सोसाइटी या दो से अधिक, एक नहीं, एक तो नहीं बोला जाएगा, कम से कम दो या उससे अधिक सोसाइटी जो है वो एकत्रित होंगे, और इनके द्वारा मान लो कि इस साधारण सम्मेलन में इस सोसाइटियों के संबंधित जो संगठन होता है, जो संगठन होता है ना, अगर मान लो कि जो सारे दो या दो से अधिक सोसाइटी है सम्मेलन करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जाए जो कि बाकी सभी सोसाइटियों के हित में हो, बाकी सभी सोसाइटियों के सदस्यों के अधिकार के लिए हो। तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित होंगे, इस जगह पे जितने भी उपस्थित होंगे, है ना, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से लागू कर सकते हैं या प्रस्ताव को ला सकते हैं, जो पुनर्गठन का एक हिस्सा होगा, बदलाव का एक हिस्सा होगा। ठीक है क्या, अगला पॉइंट 16 का ग, लोकहित में का टाइटल है, लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाना की राज्य सरकार की शक्ति। देखो बात क्या हो रही है, 16 का गज जो है वो क्या कह रहा है कि लोकहित में, है ना, लोकहित में पुनर्गठन की योजना बनाने की राज्य सरकार की क्या शक्तियों की बात हो रही है। तो अगर लोकहित का मुद्दा है, इसके अंतर्गत अगर लोकहित का मुद्दा हुआ किसी भी, अगर सोसाइटी के अंतर्गत, अगर देखो कैसे कैसे लिखोगे यहाँ पर समझो, अगर लग रहा है आपको राज्य सरकार के पास, अगर रजिस्ट्रार, राज्य सरकार को कैसे जानकारी होगी कि भाई यहाँ पर किसी योजना की जरूरत हो रही है, तो रजिस्ट्रार जो है वो अगर मान लो कोई आदेश जारी करता है, कोई सूचना देता है किसको, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को लगता है कि हाँ ये लोकहित का मुद्दा है और इसके लिए यहाँ पर जो है पुनर्गठन आवश्यक है, तो वो क्या करेगा, आदेश जारी करेगा। कौन जारी करेगा, राज्य सरकार जो है वो आदेश जारी करेगा। पर यहाँ पर भी राज्य सरकार के लिए एक लिमिटेशन आ जाती है, राज्य सरकार के लिए भी एक लिमिटेशन आ जाएगा कि वो सहकारी बैंक, सेम प्रावधान सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक के पूर्व लिखित अनुमति से ही कर पाएगी। देखो फिर से यहाँ पे आ गया, चाहे वो रजिस्ट्रार हो या राज्य सरकार हो, जब बात आती है इस तरह से, तो आदेश जारी करने की भी बात हुई इस मामलों में। तो अगर सहकारी बैंक का मामला हुआ तब ही रिजर्व बैंक
से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी, तब जाकर राज्य सरकार आदेश जारी कर लेगा और रजिस्ट्रार उसको उस जगह पर लागू करेगा, है ना। और इस बीच में अगर मान लो ऑब्जेक्शन हुआ किसी को, तो उस बारे में वापस सहमति जो है वो बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये पुनर्गठन जो है या उसमें जो चेंजेस है उसको समझा जाएगा या माना जाएगा। अब देखो जो बात हो रही है पुनर्गठन की, है ना, जो पुनर्गठन की बात हो रही है उसको इसमें ही समझो। ये वाला जो पॉइंट हो गया ग का पहला, 16 में ग का पहला है, इसमें ग का दूसरा जो है वो बता रहे हैं कि जो उपबंध होंगे, जो पुनर्गठन की रीतियों के उपबंध जो है वो निम्न होंगे। क्या क्या निम्न होने चाहिए कि पहला तो उनकी रीतियां, रीति मतलब जिस तरह से भी वो सोसाइटी काम कर रही है वो सभी के लिए एक बराबर होगी। सभी सोसाइटी एक तरह से ही उनका स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगा और उस काम करेगी, है ना। सेम प्रोसेस होगा, प्रक्रिया भी जो है उसमें भी वो बंद है तैयार होंगे। उनकी सदस्यता से संबंधित किस तरह सदस्य बनना है, किस तरह सदस्यों को हटाना है, ये सारा प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन इनके लिए भी बाकियों की तरह ही समान होगा। इनका प्रबंध, इनका दायित्व, इनकी शक्तियाँ, ये सभी होंगे, है ना। इनका अधिकार, इनकी हित, इनके कर्तव्य, ये भी उपबंध जो है इस पुनर्गठन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अलग अलग एक एक सेक्टर में बताया जाएगा कि क्या क्या रीति इनके लिए होगी, प्रक्रिया में क्या होगा, सदस्यता का क्या नियम कानून है, शक्तियाँ कौन कौन सी है, अधिकार कौन कौन से, हित कौन से, कर्तव्य कौन कौन से, इस तरह से सारी चीजें इसमें वर्णित होगा, है ना। इसके अलावा अगर और कोई इनको लगता है, इसके अलावा या फिर ऐसे लिख सकते हैं एवं अन्य परिणामी उपबंध, मतलब क्या हो रहा है, इसके अलावा अगर और भी कोई उपबंध इनको लगता है जो परिणामी होगा, है ना, इसके अलावा जितने आपने लिखे हुए हैं ये, इसके अलावा अगर और कोई ऐसा उपबंध जोड़ना हो तो ये क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो आवश्यक। उसी तरह से अगर बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की, अगर राज्य सरकार ऐसा कुछ, राज्य सरकार को अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई उपबंध जो है उसमें परिवर्तन करना चाहिए या उसको जोड़ना चाहिए, तो कर सकती है। साथ ही साथ दोनों चीजें होंगी, राज्य सरकार क्या करेगी समझना। अगर राज्य सरकार जो ये उपधारा है, उपधारा 2 के अंतर्गत अगर कोई उपबंध को जोड़ना चाहे, अगर उपबंध जोड़ना चाहे तो आदेश जारी करेगी, आदेश जारी करेगी। और अगर इनको लगता है कोई उपबंध जो है वो सदस्य के अधिकारों के लिए या फिर हित के लिए या लोक हित की बात करें वो सही नहीं है, तो उसको निरस्त भी कर सकती है या निरस्त करेगी, कर सकती नहीं, निरस्त करेगी क्योंकि इनके पास पावर है ज्यादा, तो निरस्त कर सकती है ना। क्योंकि ये तो उपबंध है ना, ये अलग चीज है, उनके अंदर जो पावर जो शक्ति उनको देना है उनकी बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं पुनर्गठन के संबंध में, जो रजिस्ट्रार की उपस्थिति में, सदस्यों की उपस्थिति में जो उपबंध बनाए गए, पहला चीज, है ना, जो उपबंध पुनर्गठन के समय बना। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए उपबंध, राज्य सरकार के द्वारा जो उपबंध ही मान्य होंगे, क्योंकि दोनों जो उपबंध बनेंगे लिखित तौर पे होगा, रजिस्टर पे दर्ज होगा, तो यही मान्य होंगे। इसके अलावा और कोई जो
उपबंध हैं वो मान्य नहीं माने जाएंगे। और लास्ट, ये जितने भी उपबंध हैं, जितने भी उपबंध आपने भी देखा, ये सभी की जानकारी के लिए, क्या बोल सकते हैं उसको, सर्वसाधारण जानकारी के लिए, सर्व साधारण जानकारी हेतु राजपत्र में प्रकाशित करेगी या प्रकाशित करेगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजपत्र की बात हो रही है, ताकि सभी जो जानकारी है वो सार्वजनिक हो सके, सभी को मालूम चल सके क्या क्या चीजें नियम कानून उपबंध में यहाँ पे रखा गया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है 16 में, है ना। फाइनली 16 खत्म हुआ। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। खास तौर पे जहाँ से राज्य सरकार की एंट्री हुई है वहां से क्वेश्चन लिखना बनेगा ही। तो राज्य सरकार वाला जो है ना से याद रखना, रजिस्ट्रार के ऊपर एक व्यक्ति आपका राज्य सरकार आ गया और उसके ऊपर केंद्रीय जो रिजर्व बैंक जो है वो भी आ गया। ये सारे जो पहलू उनको याद रखो एक बार। बाकी अगली क्लास में इसके आगे का सेक्शन, ठीक है। अगली क्लास में कोशिश करते हैं कि कुछ और नए तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि ये सेक्शन बड़े हैं, जल्दी आपको समझ में आए वो तरीका ढूंढ लेते हैं। और अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि उस तरीके से आपको समझाया जा सके और बेहतर तरीके से। ठीक, आज के लिए इतना। धन्यवाद।